बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हनी बी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी में सामाजिक संगठन। मधुमक्खी के अंदर भी दीमक की तरह ही बहुत वेल डेवलप्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक जीवन पाया जाता है। मधुमक्खी संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में आती हैं। ठीक है, और इसमें भी जिस तरह से उसमें अलग अलग कास्ट होती हैं, इसमें भी डिफरेंट कास्ट होती हैं। तो सबसे पहले मधुमक्खी में जातियाँ, सबसे पहले नर या पुंमंशिका, जिसको बोलते हैं ड्रोन। ड्रोन जो होता है मधुमक्खी में, वो हैप्लोइड मतलब अगुणित होते हैं। एन नहीं होते, 2N नहीं होते। ठीक है, अगुणित होते हैं। और मधुमक्खी के छत्ते के अंदर नरों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और ये छत्ते में कोई भी काम नहीं करते। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तब ये फीमेल को निषेचित करने के लिए शुक्राणु उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म प्रोवाइड करते हैं ये फीमेल को। ठीक है, और इसी कारण ये जो ड्रोन होते हैं वो स्वार्मिंग के पूर्व, मतलब जब इनमें वृंदन होता है, जब ये अपने हाइव से निकलते हैं, इनका जब सीजन आता है तब उस समय ही बहुत अधिक संख्या में इनको उत्पन्न किया जाता है, वरना इनकी संख्या कम रहती है। उस समय ये बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और जब भोजन की कमी हो जाती है या फिर जैसे फूलों का मौसम गुजर गया, तब ये जो नर मधुमक्खी होती है, ड्रोन होती है, उसको छत्ते से बाहर खदेड़ दिया जाता है। ठीक है, और स्वार्मिंग के समय मतलब वृंदन के समय ये रानी के साथ में नप्शल फ्लाइट, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, नप्शल फ्लाइट के लिए जाते हैं। नप्शल फ्लाइट मतलब कामद उड़ान, कामद उड़ान। वृंदन जिसको बोलते हैं स्वार्मिंग। ठीक है, तो वृंदन के समय ये जो ड्रोन होते हैं रानी के साथ नप्शल फ्लाइट के लिए जाते हैं, और मैथुन क्रिया के बाद में इन नर की मृत्यु हो जाती है या फिर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये स्पर्म उसको दे देते हैं फीमेल को, फिर इनको इस छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ ये चारों तरफ छत्ते के चक्कर लगाते हैं। इनको फिर कोई भी श्रमिक जो होते भोजन नहीं देते, और फिर ये, क्योंकि ये भोजन ढूंढकर अपने आप ये काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भूख के मारे मर जाते हैं। इनको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इनकी एंट्री अंदर नहीं होती है। तो एक तरह से मैथुन के बाद ये इनकी मृत्यु निश्चित होती है। नेक्स्ट आता है रानी। रानी या क्वीन। क्वीन जो होती है छत्ते की वयस्क जनन क्षम मतलब जनन की क्षमता रखने वाली मादा फीमेल होती है। और मादा में भी अंडोत्पादन मतलब अंडे देने का काम इनका होता है। ये जो फीमेल होती हैं ये डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है, और ये जो सामान्य आकार की जो श्रमिक होती हैं वो भी फीमेल ही होती हैं और डिप्लॉइड द्विगणित होती हैं। लेकिन ये जो रानी होती है ये साइज़ में इनसे काफ़ी बड़ी होती है, और इनका जो छत्ता होता है उसके निचले भाग में पाई जाती हैं। और एक छत्ते में यदि 2 रानी उत्पन्न हो गई तो फिर वो जब तक युद्ध करती हैं आपस में, और जब तक कि एक की मृत्यु नहीं हो जाती या फिर दूसरी को छत्ते को छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्रमिक या वर्कर। ठीक है, श्रमिक जो होते हैं वो भी डिप्लॉइड फीमेल ही होती है, लेकिन वो स्टेराइल होती है, मतलब वो बंदे होती है, वो प्रजनन का काम नहीं करती। उनमें जनन तंत्र जो होता है वो अविकसित होता है, और वो सिर्फ प्रजनन के अलावा जो सारे काम होते हैं वो श्रमिक करती हैं, जैसे छत्ते की रक्षा करना, छत्ते को गर्म या ठंडा रखना मौसम के अनुसार और जो ड्रोन है और क्वीन रानी है उनके पोषण की व्यवस्था करना, अंडों की, लार्वा, प्यूपा, उनकी देखभाल करना, छत्ते बनाना। ठीक है, और ये सारे काम श्रमिक ही पूरी तरह पूरा करते हैं, और पूरे जीवन भर वो इन्हीं कार्यों में लगते रहते हैं, और इनकी मृत्यु भी काम करते करते ही हो जाती है। और इनके अंदर, मधुमक्खी के अंदर जिस तरह दीमक में सोल्जर्स पाए जाते हैं वो सोल्जर्स इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन इनके जो श्रमिक होते हैं वो ही सैनिकों की तरह काम करते हैं, वर्कर्स ही। इन वर्कर्स के उदर में उपस्थित अंड निक्षेपक होता है एक ओविपोजिटर जिसे कहते हैं। तो वो ओविपोजिटर होता है, वो रूपांतरित होकर डंक स्टिंग बनाता है।
ठीक है, जो कि जब कोई इनके छत्ते पे हमला करता है तो उस आक्रांता के ऊपर ये उससे हमला कर देते हैं, अपने शत्रु पे हमला करते हैं और उसके स्टिंग उस डंक को गड़ा देते हैं। इस दौरान उनकी डंक जब गड़ाते हैं तो ये उनका उदर फट जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है इनकी। तो ये अपने छत्ते को बचाने के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं और अपने सेफ्टी के लिए, औरों की सेफ्टी के लिए खुद के जीवन का बलिदान ये वर्कर्स कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ठीक है, इसमें जो छत्ता होता है उसमें हर एक जाति में अलग अलग संख्याएं होती है। जो 10,000 से लेकर 80,000 तक की संख्या में मधुमक्खी इन छत्तों में पाई जा सकती है और इनमें जो अधिकांश भाग होता है वो वर्कर्स का होता है। वर्कर्स जो होते हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और ये इनको स्वस्थ और मजबूत रहना होता है जिससे कि वो सारे कार्य कर सकें। इसीलिए श्रमिक जो होते हैं वो बहुत कम जीते हैं और इनकी मृत्यु का भी कारण ही होता है क्योंकि लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, और जब श्रमिक को कम काम करना पड़ता है तब इनकी उम्र 9 माह तक हो सकती है, लेकिन अगर वो कठिन मेहनत कर रहे हैं तो वो 1.5 से 2 माह तक जीवित रहते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और श्रमिकों की संख्या को स्थिर रखने के लिए ये जो रानी होती है, क्वीन होती है, वो लगातार अंडे देती रहती है और उनसे निकलने वाले जो लार्वा होते हैं उनको ये जो श्रमिक वर्कर्स होते हैं वो बी ब्रेड देते हैं। क्या देते हैं? बी ब्रेड। बी ब्रेड, बी ब्रेड जिसको बोला जाता है मक्षिकादन। मक्षिकादन हिंदी में बोलते हैं उसे। बी ब्रेड इन लार्वा को खिलाते हैं ये वर्कर्स। ठीक है, ये एक साधारण सा भोजन होता है जिसको खाने के बाद ये जो लार्वा होते हैं वो वर्कर्स के रूप में ही परिवर्तित होते हैं और इन अंडों को वयस्क बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब वर्कर्स अंडे से जब वयस्क बनते हैं तो ये 21 दिन का समय लेते हैं और इनका भोजन क्या होता है? बी ब्रेड दी जाती है वर्कर्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ जो लार्वा होते हैं उनको ये वर्कर्स विशेष प्रकार का भोजन देते हैं जिसको बोला जाता है रॉयल जेली। रॉयल जेली वो कुछ विशेष लार्वा को दिया जाता है रॉयल जेली। और ये कैसे तैयार होता है? ये जो श्रमिक होते हैं उनमें फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा इस रॉयल जेली को तैयार किया जाता है। इस रॉयल जेली के अंदर विशेष विटामिन युक्त होता है, इसमें पेंटाथेनिक अम्ल पाया जाता है और ये जो विशेष भोजन होता है उसको खाकर जो लार्वा बनते हैं वो होती है रानी, जो कि 16 दिन में ही वयस्क हो जाती है। जिस तरह वर्कर जो थे 21 दिन में का समय लगता है, लेकिन ये रॉयल जेली खाकर उससे 16 दिन में रानी में वो अंडे परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं और जो रानी मधुमक्खी होती हैं उन दोनों में मतलब जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। दोनों डिप्लॉयड होती हैं, 2n डिप्लॉयड होती हैं, दोनों फीमेल होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनको जो दिया जा रहा है भोजन है, जो पोषण इनको दिया जा रहा है, रॉयल जेली जो दी जा रही है, वो ही एक इनमें डिफरेंस होता है। इसके कारण ये जो रानी होती है उनकी जो एज होती है वो इन वर्कर से 40 से 50 गुना अधिक होती है और ये रोज़ाना अपने वेट से भी ज़्यादा अंडे उत्पन्न कर सकती है। और रानी जब इनकी भीड़ छत्ते के अंदर काफ़ी भीड़ हो जाती है तो उससे बचने के लिए स्वार्मिंग हेतु स्वार्मिंग मतलब वृंदन के लिए निकलती है। इस उड़ान को कामद उड़ान कहा जाता है और इसके दौरान ही ये रानी जो होती है ड्रोन के साथ मैथुन करती है और ये जो ड्रोन होते हैं वो इनको स्पर्म देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसको ये अपनी क्वीन जो होती है स्पर्मेथिका जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रग्राहिका, इनको सेव करती है। स्पर्मेथिका जिसके बोलते हैं शुक्रग्राहिका। रानी इन स्पर्म्स को शुक्रग्राहिका में एकत्रित कर लेती है। ठीक है, और मैथुन के बाद ये ड्रोन मर जाते हैं
अब निषेचित जब फर्टिलाइज हो जाती है रानी तो वापस अपने या तो छत्ते में लौट आती है, या फिर वो क्या करती है अपने छत्ते के, अगर भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई तो अपने छत्ते के मतलब अधिकतर जो वर्कर्स हैं उनको लेकर नए छत्ते के लिए उड़ जाती है और कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पर हर एक चीज़ उनको अच्छी मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर जाकर ये नए छत्ते का निर्माण वर्कर्स करते हैं और ये एग लेइंग का काम शुरू कर देती है। अब ये जो रानी होती है श्रमिकों और जो नई रानी पैदा होती है उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए ये जो क्वीन होती है उसमें एक चिबुक ग्रंथि जिसको बोलते हैं मैंडिब्यूलर ग्लैंड, मैंडिब्यूलर ग्लैंड, चिबुक ग्रंथि, ये रानी में पाई जाती है। चिबुक ग्रंथि जिसके द्वारा ये वर्कर्स को और नई पैदा होने वाली रानियों की संख्या को नियंत्रित करती है। ये एक तरह का फिरामोन होता है जिसको बोला जाता है क्वीन सब्सटेंस, इसको क्वीन सब्सटेंस भी बोलते हैं, जिसके द्वारा ये वर्कर्स उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं और नई रानी को पैदा नहीं करने देती, ये क्वीन सब्सटेंस के कारण। ठीक है, और इसके कारण ही इस फिरामोन्स के प्रभाव के कारण ही श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो छत्ते तैयार करती हैं और लार्वा को पोषण करती हैं और इस तरह का ही पोषण देती हैं कि आगे वर्कर्स ही बने। ठीक है, और जब ये रानी ये क्वीन बूढ़ी होने लग जाती है या फिर बूढ़ी हो जाती है तो वो धीरे धीरे अप्रभावी होने लगती है, तब छत्ते को नई रानी की आवश्यकता होती है। उस समय ये जो रानी होती है उसकी ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है उससे इस फिरामोन का स्त्राव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस फिरामोन के कम होने के कारण जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं इस छत्ते के, वो फिर नया शाही कक्ष बनाने लग जाते हैं और फिर कुछ लार्वा को उसमें वो शाही जेली का भोजन देने लगते हैं जिससे वहाँ पर एक नई रानी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और लगातार जब प्रजनन करते समय रानी के शरीर में जो संचित स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, जो मीटिंग के दौरान उसके स्पर्मेथिका में, शुक्रग्राहिका में संचित रहते हैं, उनके द्वारा ये जो अंडे देती है उनको निषेचित करती रहती है उन स्पर्म के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ अंडे बिना निषेचित हुए अनिषेचित ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? पार्थेनोजेनेसिस, मतलब अनिषेक जनन। ये प्राकृतिक अनिषेक जनन है और कई बार जब इसकी स्पर्मेथिका खाली हो जाती है तब भी इसके अनिषेचित अंडे ये देती है और उनसे फिर ड्रोन उत्पन्न होते हैं। और ड्रोन का काम सिर्फ क्या है? मैथुन करते हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि ये रानी को शुक्राणु उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल। इसके अलावा मधुमक्खी के सामाजिक जीवन में कुछ अन्य विशेषताएं होती हैं। वो है सबसे पहले मधुमक्खी में संप्रेषण, कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बीज। द हनी बी डांस लैंग्वेज, इसकी एक अलग डांस लैंग्वेज होती है हनी बी की, जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले कार्ल वॉन फ्रिस्ट ने की थी। ठीक है, कार्ल वॉन फ्रिस्ट ये ऑस्ट्रियन थे। ठीक है, और इन्होंने एपिस मेलिफेरा इस पे वर्क किया था। इसको आप लोग, इसमें आता है सबसे पहले दो तरह के एक डांस हैं, राउंड डांस और वैगल डांस। ठीक है, राउंड डांस जिसको बोलते हैं घूमर नृत्य, घूमर नृत्य, और ये जो वैगल डांस है या टेल वैगिंग डांस भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदर अभिदोलन नृत्य। नाम से ही आपको पता चल रहा है उदर अभिदोलन, मतलब इसका जो उदर है अभिदोलन, वो ऐसे पेंडुलम की वो ऐसे मूवमेंट करता हुआ चलता है वैगल डांस के अंदर। ठीक है, इसको आप लोग डायग्राम में देखो। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ हनी बी, ये डायग्राम है में क्वीन, ड्रोन और वर्कर तीनों दिखाए गए। डायग्राम डिफरेंट हैं। ये देखिए, जो एपिस मेलिफेरा है
उसके वेरियस कास्ट ये दिखाइए। वर्कर इनकी साइज में भी डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस इसमें दिया गया है, क्वीन में, ड्रोन और वर्कर्स में। क्वीन जो होती है, जस्ट वन क्वीन इन ईच हाइव, एक हाइव में एक छत्ते में एक ही क्वीन होती हैं। लेज एग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अंडे देने का काम होता है। शी प्रोड्यूस ए केमिकल टू गाइड द मेंबर ऑफ द हाइव, छत्ते के जो मेंबर्स होते हैं उनको गाइड करने के लिए केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसको क्वीन सब्सटेंस बताया था मैंने अभी। नेक्स्ट है ड्रोन, सारे ऑल मेल होते हैं और कुछ 100 होते हैं इसमें। ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर, जब इनका सीजन होता है तब सैकड़ों की संख्या में होते हैं, अदरवाइज ये कम होते हैं। और एविक्टेड ड्यूरिंग द लीन मंथ ऑफ विंटर, और जब इनका मौसम खत्म हो जाता है, सीजन खत्म हो जाता है, तो इनको बाहर कर दिया जाता है। और जो वर्कर्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली सीन बाय ह्यूमन, मतलब अधिकतर जो हम लोग देखते हैं वो हम वर्कर्स को ही देखते हैं। ये अनफर्टाइल फीमेल होती हैं, बंध्य मादाएँ होती हैं। फॉरेज फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट द हाइव्स, ये भोजन तलाशने का काम करती हैं और अपने छत्ते की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक आप लोग ये देखिए छत्ते, ये जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब का डायग्राम इसमें दिखा रखा है। हनी कॉम्ब जो होता है उसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती है इसमें स्टोरेज सेल्स विच कंटेन हनी एंड पोलन, जिसके अंदर हनी और पोलन पाया जाता है, और ये नियर द टॉप की तरफ बनाई जाती हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पोलन एंड हनी सेल्स, ये यहाँ टॉप पार्ट में यहाँ पाई जाती हैं। पोलन और हनी इसके अंदर ये स्टोर करके रहती हैं, तो ये स्टोरेज सेल्स हैं जो टॉप पर, छत्ते के टॉप में पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी इसमें होती हैं, ये इधर जो दिखाई गई हैं, ये है वर्कर सेल्स, यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं। और नीचे ये जो देख रहे हो क्वीन सेल्स, क्वींस यहाँ पे रहती है। ये ड्रोन सेल्स हैं, ये जो दिखा रखें ये ड्रोन सेल्स, ठीक है। और जो ब्रूड सेल्स होती हैं वो नीचे और सेंट्रल, यहाँ पे नीचे की तरफ और सेंट्रल पोजीशन में ब्रूड सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए राउंड डांस, ठीक है, ये है राउंड डांस जो होता है वो ये जो इनका जो समाज होता है उसमें हर एक जो सदस्य होते हैं उनको एक दूसरे से संप्रेषण करने की आवश्यकता होती है, और ये संप्रेषण रसायनों के द्वारा करते हैं, ठीक है, फेरोमोन्स के द्वारा करते हैं। और जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी की जो साथी श्रमिक होते हैं, भोजन के स्रोत की जब उनको जानकारी हो जाती है तो फिर वो एक विशेष नृत्य के द्वारा अपने साथियों को उसकी जानकारी देती हैं, और इस नृत्य के द्वारा भोजन खोज कर लौटी हुई जो मधुमक्खी होती है वो अन्य मधुमक्खियों को जो फूड का सोर्स है उसकी डायरेक्शन, दिशा, उससे दूरी, डिस्टेंस और प्रकार, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी जानकारी देती है। इसके लिए 2 तरह के नृत्य होते हैं। तो सबसे पहले राउंड डांस होता है कि यदि भोजन का जो सोर्स है वो छत्ते से लगभग 85 मीटर की दूरी पर हो या इससे कम हो। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, कोई बोलेंगे 50 मीटर से कम की दूरी पर होते हैं तो राउंड डांस करते हैं, लेकिन इसमें वेराइज वो है अलग अलग। लेकिन मतलब एक है कि जैसे 85 के से कम दूरी पर होंगे या 50 से कम दूरी की जो डिस्टेंस पे फूड अवेलेबल है उसके लिए वो राउंड डांस करती है। और यदि स्रोत अधिक दूरी पर स्थित है तो फिर ये मक्खी जो है टेल वैगिंग डांस या वैगल डांस करती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या करती है, ये 8 की संख्या, 8 की आकृति बनाती है इसके अंदर। तो ये गोला, अच्छा ये वैगल डांस, इसमें ये सिर्फ इस तरह यूँ ऐसे गोला बनाती है, ठीक है। और जो वैगल डांस होता है उसके अंदर ये 8 की आकृति बनाती, यूँ 8 की आकृति, इस तरह 8 की, बार बार इस तरह से ये वैगल डांस में किया जाता है। लेकिन ये जो राउंड डांस होता है उसमें ये क्या बताते हैं, दैट फूड सोर्स इज़ क्लोज, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो 85 से मीटर से पास में नज़दीक है। ये शो करता है
कि दूरी जो है डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, लेस देन 85 मीटर से कम है, ठीक है, तब ये इसको करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर ये वैगल डांस करेंगे। वैगल डांस देखिए, व्हेन फूड सोर्स इज 50 मीटर अवे, 50 या मतलब 85 के अबोव है, तब फिर ये वैगल डांस करती हैं। इसके अंदर ये क्या करती हैं, एब्डोमन वैगिंग एंड इस विंग्स जो है फ्लटरिंग करती हैं, अपने जो एब्डोमन है उसको हिलाएंगी, ठीक है। ये जो बीच का है स्ट्रेट लाइन है उसमें ये अपने एब्डोमन को हिलाती हुई और पंखों को फड़फड़ाती हुई सीधे जाती है स्ट्रेट, और एंगल जो बनाती हैं उसको रिपीट करती हैं। जो वर्टिकल इसकी लेंथ है उसमें उसको रिपीट करती हैं उस एंगल को। ये बीच का जो ये एंगल होता है उसको ग्रेविटी लाइन बोला जाता है। उसके चारों तरफ ये इस तरह से राउंड बनाती है, जैसे यहाँ पे ये 20 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसे। और ये सन से फूड सोर्स की कितनी डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, वो इस वैगल डांस के द्वारा शो करती है। इसको आप और नेक्स्ट इसमें देखो, ये राउंड डांस जिसमें ये स्टार्ट करके ये इस तरह से राउंड डांस कर रही है, और ये वैगल डांस, ये देखिए राउंड डांस और वैगल डांस। अब ये देखिए वैगल डांस किस तरह कर रही है, ये स्ट्रेट वैगल करती हुई अपने एब्डोमन को और विंग से फ्लटर करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर ये राइट साइड में टर्न करके वापस आ रही है, फिर वापस इसी में स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सर्कल बनाया, हाँ सेमी सर्कल बनाया, फिर वापस स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लेकिन जस्ट अपोजिट वापस ये मुड़ के 8 की शेप बनाती हुई वापस आएगी और फिर इसी स्ट्रेट लाइन पे चली जाएगी। ये इसका बनाने का होता है। अब देखिए इस डायग्राम को आप लोग देखो, इसमें जो भोजन ढूंढने के लिए जो जाती हैं वो स्काउट होती हैं। स्काउट का काम क्या होता है, फाइंड्स न्यू फूड सोर्स, नए फूड सोर्स खोजेगी और फिर आकर वो डांस करती है। और जब वो डांस करती है तो उसके साथी जो होते हैं उसके पास में होते हैं रिक्रूट्स, वो उसके डांस को फॉलो करते हैं, फॉलो डांसेज एंड देन फॉरेज, और फिर वो भी भोजन की तलाश में उससे सूचना प्राप्त करके फिर जाती हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, इसमें साथ में देख रहे हो हाइव इसका है, सामने सन दे रखा है और बीच में फ्लावर है, ठीक है। तो ये डांस किस तरह करती है, जब हाइव और सन के बीच में फ्लावर है तब ये इस तरह से डांस करती है, ठीक है। वो वैगल करती है जब उसका फेस जो होता है स्ट्रेट अपवर्ड ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो फूड जो सोर्स है वो सन की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इसमें ये दिखाया गया है, ये इस तरह से बीच में स्ट्रेट जाएगी और फिर इधर आके ये वापस टर्न करते हुए 8 की शेप बना देगी। तो जब सूर्य की तरफ उसका स्ट्रेट करते वक्त सूर्य की तरफ मुंह हो तो ये होता है कि सन के और हाइव के बीच में फ्लावर आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो इस डायग्राम में, अगर वो 60 डिग्री के एंगल पे वैगल करती है, इस डायग्राम में इधर देखिए ये 60 डिग्री के एंगल पे, ये है लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी, और ये 60 डिग्री के एंगल पे ये वैगल करती हुई जा रही है इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपवर्ड ऊपर की तरफ उसका मुख है, तो उसका मतलब ये है कि जो फूड सोर्स है वो सन के लेफ्ट साइड में 60 डिग्री पर पाया जाएगा। जो ये डायग्राम में शो हो रहा है, सन के लेफ्ट साइड में 60 डिग्री पे ये फूड सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे, और अगर वो डांस करेगी 120 डिग्री, जैसे इसमें 120 डिग्री का लाइन ऑफ ग्रेविटी से 120 डिग्री का ये एंगल बना रही है राइट साइड में अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो ये शो करता है कि फूड सोर्स है वो 120 डिग्री सन से राइट साइड में है, ये इंडिकेट करता है। तो ये जो वैगल डांस होता है ये एक तरह से क्या शो करता है, एक तो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, जो ये एंगल होता है
वो इसकी बताता है डायरेक्शन। तो एंगल ऑफ द वैगल रन होगा वो बताएगा इसकी डायरेक्शन, और जो नंबर ऑफ वैगल्स पर रन होंगे वो इसकी बताते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी क्वालिटी कैसे पता चलती है? द ड्यूरेशन ऑफ द डांस, कि टोटल वैगल्स को रन करने में उसने कितना टाइम लिया, कितना ड्यूरेशन लिया उसने इस डांस में, तो उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है कि वो किस क्वालिटी का है। और टेस्ट और जो स्मेल होती है वो उनको कैसे पता चलती है कि वो जो डांसर जब डांस करती है तो बीच बीच में रुककर वो जो आसपास में उसके साथी होते हैं उनको फ्री सैंपल प्रोवाइड करती है। सबसे पहले डांस करने से पहले वो फ्री सैंपल उनको देगी, ठीक है, फिर वो डांस करेगी, फिर वो जो रिक्रूट्स होंगी उसको देखेंगी और उसकी तरह ही वो उसको रिपीट करेंगे। डांस खत्म होने के बाद वो उनको एक एक बार फिर फ्री सैंपल देगी, तो उसको टेस्ट एंड स्मेल की जानकारी हो गई। क्वालिटी, उसने जो डांस की ड्यूरेशन ली उससे उनको क्वालिटी पता चल गई, और जो नंबर ऑफ वैगल पर रन उसने किए उससे उनको डिस्टेंस पता चलती है, और जो एंगल बनाती हैं वो वैगल रन का जो एंगल बना रही है उससे उनको डायरेक्शन पता चल जाती है। इस डायग्राम में आप देखो ये भी वैगल टेल डांस ही इसमें शो कर रखा है। इसमें इफ फूड इज़ द लेफ्ट ऑफ द सन, अगर फूड जो है सन के लेफ्ट साइड में है, देन बी डांस एट द एंगल काउंटर लॉकवाइज ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसके इधर ये लेफ्ट साइड में डांस करके वो शो करेगी, उसकी सिचुएशन बताएगी कि लेफ्ट साइड में है, हाइव के लेफ्ट साइड में वो डांस करके और फिर उसको शो करेगी जस्ट अपोजिट उसके। जैसे इसमें देखो, इसमें इफ़ द फूड इज़ टू द राइट ऑफ द सन, इसमें राइट अगर सन है तो बीज डांस ऑफ द राइट ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेविटी। जो लाइन ऑफ ग्रेविटी ये दिखाई दे रही है सीधी लाइन ऑफ ग्रेविटी के राइट में डांस करेगी। ठीक है, तो मैं समझती हूँ डायग्राम से अब आपके क्लियर हुआ होगा। ये देखिए एक डायग्राम और देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग देख रहे हो ये सन, फूड सोर्स और ये नीचे हाइव। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, आप ये जो देख रहे हो इसमें जो हनी है, हनी बी वर्कर्स आएंगे तो वो इस तरह से डांस करेंगे। ये शो कर रहे हैं कि इधर आते हुए आप देखो कि इसका मुख ऊपर, जब स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तब उसका मुख ऊपर की तरफ होगा। ये देखिए ये मुख ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वो इस तरह से आके वापस ऊपर जा रही है। ये ऊपर जाना उसका ये शो कर रहा है कि जो फूड सोर्स है वो सन की डायरेक्शन में है और उसके हाइव, उसके छत्ते और उस सन के बीच में है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो करती है कि उसका जो फूड सोर्स है वो ऊपर की तरफ उसका मुंह है, मतलब वो सन की साइड में, उसके छत्ते और सन की बीच में उसका फूड सोर्स है, ये उसको शो कर देती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इसको देखो, नेक्स्ट ये जो डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर जो फूड सोर्स है वो कहाँ है, नीचे हाइव है, यहाँ पे सन के और फूड के बीच में हाइव आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए ये डांस करेगी, ये इसमें ये क्या करेगी, ये नीचे की तरफ आएगी, इसका मुख जो होगा नीचे की तरफ रखेगी और फिर नीचे से इधर साइड होती हुई इस तरह से ये जाएगी, फिर 8 बनाएगी, तो इसका मुख जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये जो फूड सोर्स है वो इसके हाइव और के नीचे की साइड में है। सन मतलब सन और हाइव के बाद में फूड सोर्स है। ठीक है, सन और हाइव के बीच में नहीं है। ये डांस ये शो कर रहा है क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, मतलब हाइव से नीचे की तरफ फूड सोर्स है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट डायग्राम देखो, इसके अंदर आप देखो कि सन और ये जो हाइव, सन और हाइव से 60 डिग्री के एंगल पे ये लाइन ऑफ ग्रेविटी समझ लीजिए, और इससे 60 डिग्री पर इसका फूड सोर्स प्रेजेंट है। तो ये इस तरह का डांस करेगी, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी ये है। ठीक है, इससे ये इस तरफ मुख करके जाएगी ऐसे। तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उससे
ये जिस स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो ये यहाँ क्या करेगी, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये दोनों लाइनें, लाइन ऑफ ग्रेविटी और जिस स्ट्रेट लाइन में जा रही है उनके बीच में ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये जो फूड सोर्स है वो इस सन से 60 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर आकर फिर ये 8 की आकृति बनाती हुई ये वैगल डांस करती जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम से शायद आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह वैगल डांस करती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये एक और डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हाइव यहाँ पे इसका शो किया। सन से यहाँ जब फूड सोर्स यहाँ ऊपर प्रेजेंट है, इसका सन ऊपर था, ये हाइव से ऊपर यहाँ सन और हाइव के बीच में फूड सोर्स प्रेजेंट है। तो ये डांस कर रही है ये वाला डांस। इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है, इट मीन्स हाइव और सन के बीच में फूड सोर्स प्रेजेंट है। और फिर आकर ये इस तरह से यूँ 8 की शेप बनाती जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में उसका मुख ऊपर है, इट मीन्स उसका जो फूड सोर्स है वो ऊपर की तरफ है, इसके हाइव के ऊपर और सन के बीच में है। ठीक है, और जब इसका फूड सोर्स नीचे की तरफ होगा हाइव से, तब ये इस डांस, वैगल डांस में इस तरह शो करेगी, इसका मुख नीचे की तरफ होगा। जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो नीचे की तरफ मुंह करके जाएगी और फिर 8 की आकृति बनाएगी। तो इससे शो हो रहा है कि जो फूड सोर्स है वो इसके छत्ते के नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये जो 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे जो प्रेजेंट है जो फूड सोर्स, उसके लिए ये इस डांस को कर रही है, जो पिछले डायग्राम में भी शो किया था। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी से 60 डिग्री का एंगल बना रही है ये। ठीक है, और इधर मुख करके जा रही है कि 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन पे बना रही है। तो ये शो कर रहा है कि सन से 60 डिग्री के एंगल पर फूड सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें, ये तो हो गया इसका कम्युनिकेशन का डांस। अब आता है कालिक श्रम विभाजन या टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनके अंदर ये जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिकों के बीच में कालिक श्रम विभाजन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो श्रमिक होते हैं हर उम्र में जितने लाइफ भर जितनी इतनी लाइफ होती है उसमें हमेशा एक जैसे कार्य नहीं करते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके काम बदलते जाते हैं। ठीक है, जो नए नए श्रमिक बनते हैं 21 दिन के बाद, जैसे ही नए श्रमिक उसमें से बने तो उनको 2 दिन तक कोई काम नहीं करवाया जाता उनसे। ठीक है, तीसरे दिन वो छत्ते की सफाई का काम करते हैं। ठीक है, ये इसको डायग्राम में आप लोग देखो, एक सेकेंड, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो डायग्राम है उसमें देखिए इसके अंदर 2 दिन तक इनको कुछ नहीं करवाया जाता। फिर उसके बाद तीसरे दिन इनको सफाई का काम दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये फिर छत्ते में ही रहकर लार्वा को पोषण देने का, नर्सिंग एंड फीडिंग, सेकंड नंबर पे ये होता है, ये लार्वा को फीड करवाने का काम कर रही है। नर्सिंग एंड फीडिंग का काम ये करती है। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद ये फिर हाइव बिल्डिंग मतलब छत्ते को बनाने का काम ये करती है उसके बाद में। ठीक है, और छत्ता बनाने का काम करती है। और फिर जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके बाद ये जो श्रमिक होते हैं वो बाहर भोजन ढूंढने का काम करते हैं, गार्डनिंग का भी करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं पहले। ठीक है,
गार्डनिंग और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और उसके बाद फिर वो फूड कलेक्ट करने का काम करते हैं उसके बाद, ठीक है। और क्योंकि इनमें फिर बाद में परागकण लाने के लिए इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनके ऊपर पॉलन बास्केट विकसित हो जाती है, ठीक है। और जो मकरंद होता है, नेक्टर होता है, उसको लाने के लिए इनमें एक क्रॉप पाई जाती है, ठीक है। और तो जिसे संकट के समय ये सभी, और जब संकट का समय होता है तब ये जो श्रमिक होते हैं वो सभी तरह के कार्य कर लेते हैं, लेकिन अपने लाइफ के लास्ट का जो पीरियड होता है उस समय ये पोलन इकट्ठा करने और बाहर से भोजन लाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है सहोदर या बंधु चयन, जिसको बोलते हैं किन सिलेक्शन। ये देखिए, सहोदर बंधु चयन, किन सिलेक्शन। जेएम स्मिथ एक विद्वान थे, उन्होंने सहोदर चयन का तर्क दिया था। उन्होंने बताया कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, श्रमिक जो होते हैं वो जनन करने के कार्य को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इनका कहना था कि ये जो प्रजनन का काम इन्होंने त्याग दिया, इससे इनको कोई हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है, क्योंकि वे इस तरह से अपने जैसे इनके सहोदर, इनके जो साथ के भाई बहन किन हैं, उनको ये अधिक मात्रा में उत्पन्न कराने में सफल हो जाती हैं। क्योंकि यदि सभी माताएं, श्रमिक और रानी, अलग अलग संतान उत्पत्ति करेंगी और पालन करेंगी तो इस तरह से इनके समाज में कम संतति उत्पन्न होगी, क्योंकि वो सिर्फ अपने अपने बच्चों को संभालने में, उनके पालन पोषण में लग जाएंगे, जो तो और अंडे जो होंगे उनसे इतने डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ना तो उनको पोषण देंगी, वो सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान दे पाएंगी। तो इसलिए इनके समाज में संततियों की संख्या कम हो जाएगी। और ये जो प्रजनन, ये देखभाल में जो सहयोग करती हैं, उससे इनकी जाति में अधिक संतति ये उत्पन्न करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब खुद का प्रजनन न करते हुए जो अपने साथ के जो सदस्य हैं, इनके जैसा ही जिनका आनुवंशिक संगठन है, उन सदस्यों की उत्पत्ति में सहायता कर रही है, ये क्रिया क्या कहलाती है, सहोदर या बंधु चयन कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक आपके आता है दीमक का, आप लोगों ने पढ़ लिया, और हनी बी का भी आज कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों में एक मेन डिफरेंस भी आप लोग, एक तो ये जो होता है, देखिए ड्यूरेशन ऑफ द वैगल रन पर सेकंड में वो जितने वैगल रन करती है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का पता चलता है कि कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है। जैसे 1 सेकंड में अगर उसने एक वैगल किया कि 200 मीटर तक की दूरी पर फूड सोर्स है, लेकिन अगर वो एक वैगल रन करने में 1.5 या 2 सेकंड ले रही है तो फिर वो फूड सोर्स उससे ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है। उसका ये ग्राफ इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो मधुमक्खी और दीमक में डिफरेंस एक बार देख लो। हनी बी जो होती है हाइमेनोप्टेरा में आ रही है, जबकि दीमक जो है आइसोप्टेरा में आते हैं। मधुमक्खी में 3 जातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। इसके अंदर सोल्जर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि दीमक में 4 जातियाँ पाई जाती हैं। इनमें जो जननक्षम फर्टाइल कास्ट होती है, जिनमें प्राथमिक जनक थे, पूरक जनक थे, ठीक है, सोल्जर्स थे और वर्कर्स थे। इनमें सैनिक उपस्थित होते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के अंदर जो सभी जातियाँ होती हैं उनमें पंखयुक्त होते हैं, उनमें पंख पाए जाते हैं, जबकि दीमक में जो सिर्फ प्रजननशील राजा रानी होते हैं उन्हीं में पंख पाए जाते हैं, औरों में पंख नहीं पाए जाते हैं। मधुमक्खी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनमें संयुक्त नेत्र होते हैं, जबकि दीमक में जो वर्कर होते हैं उनमें संयुक्त नेत्र एब्सेंट होते हैं। मधुमक्खी में जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनमें सिर्फ फीमेल्स होती हैं, जबकि दीमक के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनमें स्टेराइल मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। मधुमक्खी के जो वर्कर्स होते हैं उनमें कालिक श्रम विभाजन पाया जाता है, टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर उम्र में अलग अलग, जीवन के हर एक दौर में अलग अलग कार्यों को वो संपन्न करते हैं। लेकिन जो दीमक के वर्कर्स होते हैं उनमें इस तरह का कालिक श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, वो हर तरह के काम हर उम्र में करते हैं, ठीक है।
मधुमक्खी के अंदर नर जो होते हैं वो बस्ती के स्थायी सदस्य नहीं होते, उनको तुरंत बाहर कर, जब उनका काम हो जाता है फर्टिलाइजेशन का, फिर उनको स्पर्म प्रोवाइड करने का, फिर उनको उस बस्ती से निकाल दिया जाता है। जबकि दीमक के अंदर जो राजा होता है वो बस्ती का स्थायी सदस्य होता है, उसको इस तरह से बाहर नहीं किया जाता। मधुमक्खी में जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पर्म को यूज़ में नहीं लेती है वो रानी उन, ठीक है। जबकि जो दीमक में जो नर होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। और मधुमक्खी के अंदर जो इनकी समाज का जो इवोल्यूशन हुआ है वो संभवतः हैप्लॉइड डिप्लॉइडी के कारण हुआ है, अगुणित द्विगुणिता। मतलब जो इनमें ड्रोन है वो तो हैप्लॉइड है, क्वीन जो है डिप्लॉइड है, तो इनका इवोल्यूशन हैप्लॉइड डिप्लॉइडी से हुआ है। जबकि दीमक जो है उनके सामाजिक जीवन का विकास किससे, वो जो सहजीवी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ मैंने बताया था उसको मल के द्वारा ये निकालते हैं और दूसरे वर्कर्स उसको खा लेते हैं, जिससे वो संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से उनमें सामाजिक जीवन का विकास हुआ है, ये इनमें मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का हनी बी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है।